हे गाइस वेलकम बैक। तो अब आप लोग का इलेक्ट्रिकल साइंस का एग्जाम है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल साइंस में बैक्स आती हैं। देखो ऐसा ना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल साइंस ना बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो और उसके सारे फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला पता होंगे तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर टाइप का थ्योरी क्वेश्चन आराम से आप लोग वहां पे सॉल्व करके आ सकते हो। तो अब मैं पहले पता है क्या करूंगी इस वीडियो में। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यूनिट 3 एंड यूनिट 4 क्योंकि यूनिट 1 एंड 2 हमने जो मिड टर्म हुए थे, मिड सेम्स हुए थे, उस टाइम पे हमने कर ली थी विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यूनिट 3 को और यूनिट 4 को बहुत अच्छे से पहले पढ़ेंगे। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स में मैं ज्यादा फोकस करूंगी रेदर देन फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो हम पहले ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हम पहले ही पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट कुछ न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगी। न्यूमेरिकल्स विल बी द पीवाईक्यूज जो कि पहले आ चुके हैं और यही वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यही सेम नहीं आएंगे चाहे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले देखते हैं यूनिट 3 डीसी एंड एसी मशीन्स के लिए। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स क्या होती हैं? डीसी मशीन्स कौन सी मशीन्स होती हैं? डीसी मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि डायरेक्ट करंट पे वर्क करती हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डीसी मोटर, सेकेंड वन इज डीसी जनरेटर। डीसी मोटर कौन सी होती है? मोटर से हमें पता चल रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ये क्या करती है? डीसी मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल डीसी को कन्वर्ट करती है इन मैकेनिकल एनर्जी में। वेयर एज डीसी जनरेटर, जनरेटर से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। दैट मीन्स डीसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी? डीसी वाली। ऐसे ही एसी मशीन्स जो होती हैं उसके भी दो पार्ट्स होते हैं सेम। एसी मशीन्स कौन सी होती हैं? जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करती हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है? एसी मोटर। एसी मोटर में भी सेम होगा, इलेक्ट्रिकल एसी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। वेयर एज एसी जनरेटर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एसी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स के क्या टाइप होते हैं? डीसी मशीन के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकेंड इज शंट एंड थर्ड इज कंपाउंड। सबसे पहले सीरीज डीसी मोटर को हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सीरीज से क्या पता चल रहा है कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग वो सीरीज में होगी। किसके साथ होगी? विद आर्मेचर। आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी। शंट में होगी पैरेलल में कनेक्टेड। सेम फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड होगी विद आर्मेचर। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड में ना जो फील्ड वाइंडिंग है दोनों के साथ, सीरीज में भी, आर्मेचर के साथ सीरीज में भी होती है एज वेल एज पैरेलल में भी कनेक्टेड होती है। तो ये हमने देख लिया सीरीज, शंट एंड कंपाउंड डीसी मोटर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टार्टर, सेकंड होता है रोटर। तो सबसे पहले स्टार्टर देखते हैं। जो स्टार्टर होता है ना, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है योक।
योक क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ फ्रेम। जैसे कि ना जो हमारा जो डीसी मशीन है, उसमें डीसी जो मोटर है उसमें एक ऐसा कुछ फिगर होती है जिसको स्टार्टर कहते हैं। इसमें जो योक है, योक होता है, ये जो बाहर की आउटर जो फ्रेम है उसे योक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या होता है, ये जो ये है ना, इसे पोल कहते हैं। पोल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग के ऊपर होता है, जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग करते हैं ना उसे पोल कहते हैं। नेक्स्ट है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग होती है इसके अराउंड, पोल के अराउंड। इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट इज रोटर। पहले हमने स्टार्टर में क्या देखा, योक देखा। योक क्या था, फ्रेम था। नेक्स्ट हमने देखा पोल। पोल होता है जिसके अराउंड फील्ड वाइंडिंग होती है। नंबर 3 फील्ड वाइंडिंग होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अराउंड जो कॉइल होती है, फील्ड होती है, फील्ड कॉइल जो होती है वो उसके अराउंड जो पास की जाती है उसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं रोटर। तो रोटर क्या होता है, रोटर होता है जिसके अंदर आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस, ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर क्या होता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्लॉट्स वेयर आर्मेचर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड। ये बहुत सारी स्लॉट्स होती हैं जिसमें आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस्ड होता है। मतलब ये इसके यहाँ पे ना बहुत सारी स्लॉट्स होती हैं जिसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट इज आर्मेचर वाइंडिंग या कंडक्टर्स। आर्मेचर वाइंडिंग और कंडक्टर जिसके मतलब आर्मेचर कोर के अराउंड आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर कंडक्टर्स या आर्मेचर वाइंडिंग आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं जो कि आर्मेचर वाइंडिंग को फॉर्म करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं तब मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंड्यूस होती है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर जो है ना वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। लास्ट वन इज ब्रशेस। ब्रशेस क्या होते हैं, ये ना जो करंट होता है उसे कलेक्ट करते हैं कम्यूटेटर से एंड उसे एक्सटर्नल लोड पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स। 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग एंड एक होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो होती है ना, इसमें कॉइल्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एडजेसेंट सेगमेंट में। कॉइल्स आर कनेक्टेड इन एडजेसेंट सेगमेंट, whereas wave winding में coils are connected to far apart segments, मतलब दूर दूर कनेक्टेड होती हैं। लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ पोल्स क्या है P एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या है A। वेयर एज वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो डबल होता है। इसमें क्या होता है, लैप वाइंडिंग में मोर
करंट होता है एंड लेस वोल्टेज होती है, वेयर वेव वाइंडिंग में लेस करंट होता है एंड मोर वोल्टेज होती है। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ सिंपल डीसी जनरेटर। सिंपल डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। जो डीसी जनरेटर होता है ना, ये सबसे पहले तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो इसका मतलब है जो डीसी जनरेटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। दैट मीन्स जब रोटेटिंग कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे देन एक ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, एक ईएमएफ कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस होगा जिससे क्या है, करंट फ्लो होगा अक्रॉस द कंडक्टर इन अ क्लोज सर्किट एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। नेक्स्ट इज, अब क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर अ लूप। लूप कौन सी लेते हैं, ABCD, जिससे क्या करते हैं, रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसमें क्या है, जो लूप है ना वो रोटेट करेगी, फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल साइड्स AB एंड CD चेंजेस कंटिन्यूसली। तो जिससे हम क्या देख सकते हैं, जो लूप ABCD है ना, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा इन सारी कॉइल्स के अंदर, उसकी हर पोजीशन पे कितना EMF इंड्यूस होगा हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे जब EMF 0 है, फर्स्ट पे जब EMF 0 होगा ना, तो AB एंड CD पैरेलल होंगे फ्लक्स के। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे जब EMF जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब EMF की कोई वैल्यू है, दैट मीन्स जो AB एंड CD है आर एट सम एंगल विथ फ्लक्स, किसी एंगल पे है फ्लक्स के साथ। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जब EMF परपेंडिकुलर होगा, EMF की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी एंड AB एंड CD जो है परपेंडिकुलर होंगे फ्लक्स के साथ, तो EMF कितना होगा, मैक्सिमम होगा। कब, परपेंडिकुलर जब होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि EMF कब मैक्सिमम होता है, एट परपेंडिकुलर। फोर्थ पोजीशन पे जब EMF नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कैसा होगा, सिमिलर टू सेकंड, AB एंड CD फ्लक्स के साथ किसी एंगल पे होंगे। फिफ्थ पोजीशन पे EMF 0 के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन के जैसी, AB एंड CD पैरेलल हो जाएंगे। एंड लास्ट सिक्स पोजीशन पे AB एंड CD जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोलैरिटी में होंगे, तो EMF क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हम देख सकते हैं कि जो EMF है ऑल्टरनेटिंग, EMF जो है इज ऑल्टरनेटिंग एंड इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट यूजिंग कम्यूटेटर। ये हमने पूरे जो हमने प्रूफ देखा उससे हमने क्या समझा कि जो EMF है, EMF जो है ऑल्टरनेटिंग में था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन डायरेक्ट करंट यूजिंग कम्यूटेटर। नेक्स्ट इज EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर। EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर। EMF इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले तो लेट इंड्यूस्ड EMF phi इक्वल टू phi नहीं, सॉरी, EMF स्मॉल e इक्वल टू डी फाई बाई dt, जिसमें E क्या है, रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स, मतलब जो EMF है इंड्यूस हुआ उसे रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट रेवोल्यूशन जब हुई, जिसमें हमने क्या देखा था, डी फाई बाई डी टी है ना, इंड्यूस EMF, जिसमें फाई क्या है, फाई इज फ्लक्स
दैट मीन्स ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज इन वन रेवोल्यूशन, जब एक रेवोल्यूशन हुआ तब टोटल फ्लक्स जो थी फॉर ऑल पोल्स किसके इक्वल हुई, फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ पोल्स के, पी इज नंबर ऑफ पोल्स, जिससे क्या है, हमने क्या देखा, नाउ टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन कितना होगा, वन रेवोल्यूशन कितना होता है, 60/n होता है वन रेवोल्यूशन। n क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर, किसमें, आरपीएम में, स्पीड इन आरपीएम किसकी, आर्मेचर की, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना होगा, E इक्वल टू 5p/60/n, जिससे हमने क्या देखा, 5pn/60 इज द वैल्यू ऑफ EMF फॉर वन रेवोल्यूशन। आगे देखते हैं, ये क्या है, वन कंडक्टर की EMF थी, ये क्या, कौन सी EMF है, EMF ऑफ वन कंडक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज Z कंडक्टर्स के लिए। अब Z कंडक्टर्स के लिए निकालेंगे, जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स भी होंगे जो कि A के इक्वल होगा। तो टोटल EMF कितनी होगी, E इक्वल टू 5pn/60 इंटू Z/A। Z इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स, A इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, किसके इक्वल आया, E इक्वल आया 5pnZ/60 A के। ये किसके लिए है, लैप वाइंडिंग जब होगी तब के लिए। लैप वाइंडिंग, एक सेकेंड, नहीं, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए पी के इक्वल हो जाती है, जिससे क्या होगा, लैप वाइंडिंग में 5pnZ/60 हो जाएगा, 5nZ/60, पी ए और पी इक्वल है तो ए और पी कट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज वेव वाइंडिंग, वेव के लिए क्या होता है, ए जो है 2 के इक्वल है तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, 5pnZ/120, 60 इंटू 2 इज 120। इससे हमने क्या निकाला, EMF इक्वेशन निकाली। एक इक्वेशन ये हो गई मेन वाली, लैप वाइंडिंग के लिए ये वाली हो गई, एंड वेव वाइंडिंग के लिए ये वाली हो गई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज हमने देखा था सीरीज और शंट मोटर के बारे में। तो सीरीज और शंट मोटर में हमने देखा था कि सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होगी आर्मेचर के साथ, तो सीरीज डीसी मोटर हो जाएगा, और शंट में होगी पैरेलल में, ठीक है। कंपाउंड डीसी मोटर जो होती है ना, वो भी 2 टाइप की होती है। हमने क्या देखा था, सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड है, लेकिन कंपाउंड वाली जो है ना, ये 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट शंट कनेक्शन, सेकेंड वन इज लॉन्ग शंट कनेक्शन। शॉर्ट शंट कनेक्शन जो होती है ना, इसमें फील्ड वाइंडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, फील्ड वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर्मेचर टर्मिनल्स। वेयर एज जो लॉन्ग शंट होती है उसमें फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है इन शंट विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर। क्या है फील्ड वाइंडिंग, क्या है, किससे कनेक्टेड होगी, इन शंट विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर सीरीज फील्ड। इसमें क्या होता है, जो टॉर्क होता है ना, वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन लॉन्ग शंट में जो टॉर्क होता है वो स्लाइटली हायर होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है। कौन से वाला टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क।
अब इसमें इसके सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में आर शंट, जो कि शंट कनेक्टेड है, आर सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे है आर एस हम इससे क्या देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से आर सीरीज कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल से आर शंट कनेक्टेड है। शंट क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में कौन सा है, ये वाला है, तो ये कौन से वाला हो गया, शॉर्ट शंट हो गया। लॉन्ग शंट में क्या होता है, जो शंट होता है वो कनेक्टेड है, आर शंट आर सीरीज के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है विद आर्मेचर। ये जो है ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ सीरीज वाला कनेक्टेड है। ये हो गए इसके सर्किट डायग्राम्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेकेंड इज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है ना, ये ऐसा डीसी जनरेटर होता है जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट डीसी सोर्स। जिससे क्या है, जो डीसी जनरेटर ये सेपरेटली एक्साइटेड है ना, इसमें ये जो पावर है, जो एनर्जी जो सोर्स लेता है वो एक्सटर्नल किसी डीसी सोर्स से अपनी जो एनर्जी सप्लाई लेता है, ठीक है। वेयर सेल्फ एक्साइटेड होता है ना, तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, पहले वाले में सेपरेटली एक्साइटेड में जो फील्ड वाइंडिंग है वो किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स से होती थी। वेरस जो सेल्फ एक्साइटेड होता है ना, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है इज सप्लाइड फ्रॉम आउटपुट ऑफ डीसी, मतलब जनरेटर इटसेल्फ। जो जनरेटर आउटपुट देगा उसी से ही फील्ड वाइंडिंग सप्लाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड कंट्रोल मेथड्स। स्पीड कंट्रोल मेथड्स कौन से होते हैं, एक होता है फ्लक्स कंट्रोल। फ्लक्स कंट्रोल मेथड कौन सा होता है, इसमें ना जो स्पीड है मोटर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्लक्स के। हम क्या देख सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e बाय फाई, दैट मीन्स जो फाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो जिससे क्या होगा, फ्लक्स है, फ्लक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। दस अगर हम स्पीड को फ्लक्स को डिक्रीज कर देंगे, उससे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड जब डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या है, हम कंट्रोल करने के लिए फ्लक्स को रियोस्टैट के अंदर रियोस्टैट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं विद फील्ड वाइंडिंग, जिससे क्या है, फ्लक्स डिक्रीज हो जाती है। रियोस्टैट को किससे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में फील्ड वाइंडिंग से, जिससे फ्लक्स डिक्रीज हो जाती है एंड करंट इज रिलेटिवली स्मॉल, करंट भी स्मॉल हो जाता है, जिससे क्या है, IR² लॉस जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, जिससे क्या है, पावर लॉस कम होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है लोड के। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हायर स्पीड यूज होती है दैन नॉर्मल कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। सेकेंड होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड कौन सा होता है, जिसमें जो स्पीड है ना वो हमने क्या देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बैक EMF। हमने क्या देखा कि जो डीसी मोटर है उसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक EMF के। दैट मीन्स
बैक ईएमएफ के V माइनस IR होता है। हम क्या देख सकते हैं कि जो बैक ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के। व्हेन सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस आर केप्ट कांस्टेंट, जब वोल्टेज और रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रख देते हैं, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आर्मेचर करंट के। हम देख सकते हैं अगर V को एंड R को 0 रख देंगे तो बैक ईएमएफ जो है किसके इक्वल हो जाएगा, करंट के, I के इक्वल हो जाएगा। देन इफ वी ऐड रेसिस्टेंस इन सीरीज, अगर हम सीरीज में रेसिस्टेंस को ऐड कर दें तो आर्मेचर करंट क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टर आ गया तो मतलब जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। यहाँ पे हमने डीसी मशीन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं एसी मशीन्स। एसी मशीन्स जो होती है ना, ये बताया था मैंने कि एसी पावर सप्लाई पे जो वर्क करती है उन्हें एसी मशीन्स बोलते हैं। एंड एसी मशीन जो है 2 टाइप की होती हैं। एसी मशीन्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंक्रोनस मशीन्स, whereas second one is asynchronous machines। सबसे पहले देखेंगे सिंक्रोनस मशीन्स कौन सी होती है। सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं जिसमें जो रोटर स्पीड है वो सिंक्रोनाइज्ड स्पीड होती है विद आरएमएफ। आरएमएफ के साथ सिंक्रोनाइज स्पीड होगी किसकी, रोटर की। रोटर स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड विद आरएमएफ, उसे बोलेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन्स में कौन सी मशीन आती है। फर्स्ट वन इज जनरेटर, सेकेंड वन इज मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर, ये 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर्स कौन से होते हैं। जो एसी जनरेटर होता है ना, वो सिंक्रोनस जनरेटर का एग्जाम्पल है। तो एसी जनरेटर जो हमने 12th में पढ़ा था सेम वही है। इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं एसी जनरेटर के। फर्स्ट वन इज फील्ड होती है। द फील्ड इज कंपोज्ड ऑफ कॉइल्स ऑफ कंडक्टर्स दैट रिसीव वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। फील्ड जो है किससे बनती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनती है। द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक फील्ड कट्स द आर्मेचर टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज। नेक्स्ट इज आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है एसी जनरेटर में। आर्मेचर में ना बहुत सारी वायर्स होती हैं, इतनी सारी कि जिससे वो क्या है पूरा लोड कैरी कर सकता है जनरेटर का। नेक्स्ट इज प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो एसी जनरेटर को चलाता है। दैट कैन बी ईदर डीजल इंजन, मोटर और इवन अ टर्बाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा इसका पार्ट रोटर। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग मशीन जो कि जनरेटर को रोटेट करवाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं रोटेटर। नेक्स्ट इज स्टार्टर। स्टार्टर क्या है, जो कि स्टेशनरी पार्ट है जिसमें क्या है, कोर जो कंप्राइज करती है लैमिनेशन ऑफ स्टील और मैग्नेटिक आयरन, जिसके अराउंड मैग्नेटिक आयरन या फिर स्टील की लैमिनेशन होती है, उसे बोलते हैं, जिससे क्या है एडी करंट जो है मिनिमाइज हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टार्टर। नेक्स्ट इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं यूज टू ट्रांसफर पावर टू एंड फ्रो फ्रॉम द रोटर टू द रोटर ऑफ द जनरेटर। रोटर से पावर ट्रांसफर करने के लिए जो हेल्प करते हैं उन्हें स्लिप रिंग्स कहते हैं। ये फ्लो ऑफ करंट को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम अ स्टेशनरी डिवाइस टू अ रोटेटिंग डिवाइस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, एसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल होता है फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या है, जो कॉइल जब रोटेट करती है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है जिसमें से ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है एसी जनरेटर्स की ओवर डीसी। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ
AC जनरेटर ओवर DC। फर्स्ट एडवांटेज होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर AC जनरेटर जो है ना वो सिंपली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। किसमें? इन ट्रांसफॉर्मर्स। नेक्स्ट होता है लॉसेस इन AC आर लेस देन DC। लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट इज AC जनरेटर जो होता है ना वो क्या होता है? स्मॉलर होता है देन DC से छोटा होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, जब हम 3-5 सप्लाई लगाते हैं टू अ रोटेटिंग मशीन तो क्या है, उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसमें जैसे ये रोटेटिंग डिवाइस है, रोटेटिंग मशीन है, इसमें थ्री टाइप्स की फ्लक्स जनरेट हो रही है ऑन रोटेटिंग। फाई अल्फा, फाई बीटा, फाई गामा। कितने एंगल पे? 120 डिग्री के एंगल पे। नाउ फाई आर, जब हमने 3-5 सप्लाई, मतलब ये 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई पे 3 फ्लक्स जो है जनरेट होंगी। फर्स्ट फाई अल्फा किसके इक्वल होगी? फाई एम साइन ओमेगा टी के। फाई गामा किसके इक्वल होगी? फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 के। फाई बीटा किसके इक्वल होगी? फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 240 के, माइनस 240 के, माइनस 240। एडवांटेजेस क्या हैं 3 फेज सिस्टम की ओवर 1 फेज सिस्टम? एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर 1 फेज सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है? पावर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है एंड नॉट पल्सेटिंग, जिससे क्या है? एंड नॉट पल्सेटिंग, जिससे स्मूदर वर्किंग होती है। एंश्योर स्मूदर वर्किंग। नेक्स्ट इज they are more efficient and give higher output than single phase. Requires less material. Next is they start and run easily and have less vibration क्योंकि 3 फेज होगा तो इसमें वाइब्रेशन कम होती है। अब देखते हैं सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, इसमें क्या होता है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका कि स्टार्टर इज अप्लाइड सप्लाइड विद 3 फेज AC which produce RMF। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर को सप्लाई करते हैं विद 3 फेज AC, जिससे क्या है? प्रोड्यूस होता है RMF। मोटर जो है वो रोटेट करनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हेंस मोटर क्या है? सिंक्रोनसली वर्क करती है।
इसकी कंस्ट्रक्शन एसी और डीसी दोनों में होती है, कंस्ट्रक्शन दोनों में होती है, एसी एंड डीसी दोनों में। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली होता है, परफॉर्मेंस इज इफेक्टिव, परफॉर्मेंस is affected if supply frequency changes. जैसे हमने ऊपर देखा था, फॉर्मूला नहीं देखा, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120f अपॉन पी। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो सिंक्रोनस स्पीड भी तो चेंज होगी ना। नेक्स्ट देखते हैं एसिंक्रोनस मशीन्स। Asynchronous machines are those machines in which rotor doesn't rotate at same speed as the RMF produced by starter। इसमें क्या होता है, जो रोटर होता है ना वो रोटेट नहीं करता एट द सेम स्पीड एज द आरएमएस जो प्रोड्यूस होता है। वो आरएमएफ के प्रोड्यूस होने की स्पीड से स्टार्टर की और रोटर की स्पीड सेम नहीं होती। इसमें क्या होता है, स्लिप होता है विच इज कॉल्ड स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ रोटर स्पीड एंड आरएमएफ। इसको कैसे निकाल सकते हैं, स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटेटिंग स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 100। नेक्स्ट इसकी है वर्किंग ऑफ एसिंक्रोनस मशीन। इसमें क्या होता है, व्हेन थ्री फेज एसी सप्लाई जो है स्टार्टर को देते हैं, देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, आरएमएफ प्रोड्यूस होता है एट सिंक्रोनस स्पीड। देन द रोटर कंडक्टर, जो रोटर कंडक्टर होता है, cut this rotating field, then due to relative motion की वजह से EMF इंड्यूस होता है। देन जो रोटर है वो क्लोज सर्किट में है, सिंस रोटर सर्किट इज क्लोज्ड, करंट फ्लो करता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द करंट, जो रोटर करंट है उसमें और स्टार्टर की मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटरैक्शन होता है, इट प्रोड्यूसेस द टॉर्क। इंट्रैक्शन बिटवीन रोटर करंट and starter RMF is starter RMF produces torque।
जिससे क्या है, रोटर जो है वो रोटेट करता है। एंड रोटेटर जो है कभी भी कैच अप नहीं कर पाता विद द स्टार्टर फील्ड, वो अपनी स्लोअर स्पीड पे रन करता है, विच इज कॉल्ड असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मशीन में भी दो टाइप होते हैं। कौन से? एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। मोटर क्या होता है? मोटर को कहते हैं इंडक्शन मोटर, जिसमें क्या होता है, जिसकी वर्किंग क्या है कि आरएमएस फ्रॉम स्टार्टर, आरएमएफ फ्रॉम स्टार्टर कट्स द रोटर कंडक्टर, जिससे क्या है, ईएमआई इंड्यूस होती है और करंट प्रोड्यूस होता है। ईएमआई की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। करंट ऑन इंटरैक्टिंग विद स्टार्टर प्रोड्यूसेस, फिर टॉर्क की प्रोडक्शन होती है। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए एसी सप्लाई होती है, गिवन एसी सप्लाई इज गिवन टू स्टार्टर, जिसमें क्या है, 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं स्टार्टर को, जिससे आरएमएफ प्रोड्यूस होती है जो कि रोटर को रोटेट करती है विथ सिंक्रोनस स्पीड। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर, जब रोटर कंडक्टर स्टेशनरी पे होता है तब आरएमएफ जो है वो रोटर कंडक्टर को कट करती है, जिससे क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। देन रोटर के अंदर करंट फ्लो करता है, रोटर करंट फ्लो। रोटर सर्किट क्लोज सर्किट होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है ना, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है इनटू द रोटर कंडक्टर। देन टॉर्क प्रोडक्शन, अभी हमने ऊपर देखा था कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, रोटर कंडक्टर होता है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से, आरएमएफ की वजह से। जब करंट को आरएमएफ में, स्टार्टर आरएमएफ में प्लेस किया जाता है, तब किसकी वजह से होता है, लॉरेंस फोर्स की वजह से। दिस प्रोड्यूसर टॉर्क ऑन द रोटर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग फील्ड। टॉर्क की कौन सी डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। लास्ट क्या होता है, रोटेशन बिगिंस। रोटर जो है वो एक्सेलरेट होता है विद रोटेटिंग फील्ड। रोटर जो है जैसे ही स्पीड अप होता है तो रिलेटिव मोशन बनता है किसके बीच में, स्टार्टर फील्ड और रोटर के बीच में, जो कि हो जाता है डिक्रीज, जिसकी वजह से एक स्टेबल स्पीड होती है ना, जो वो सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इंडक्शन मोटर के? एडवांटेजेस, सेल्फ स्टार्टिंग होता है एक तो, अभी हमने देखा, सिंपल होता है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस होती है, एंड हाई एफिशिएंसी होती है। अभी हमने क्या देखा, इंडक्शन मोटर। अब देखते हैं इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर की वर्किंग होती है कि जब रोटर इज ड्रिवन अबव सिंक्रोनस स्पीड, रोटर जो है अबव सिंक्रोनस स्पीड जब हो जाता है ns, तो द स्लिप बिगिंस नेगेटिव, जो स्लिप है वो नेगेटिव हो जाती है, स्लिप जो है वो नेगेटिव हो जाती है। रोटर जो है ना वो सप्लाई करने लग जाता है पावर बैक टू स्टार्टर। रोटर जो है पावर स्टार्टर को वापस से भेज देता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, इट स्टिल रिलाइज ऑन एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर। ये क्या है, एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर पे लाई करता है।
टू एक्साइट द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या है मैग्नेटिक फील्ड एक्साइट होती है। अब दो टाइप के रोटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रोटर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्क्विरल केज, नेक्स्ट होता है वाउंड रोटर, जिसको स्लिप रिंग्स भी कहते हैं। जो स्क्विरल केज रोटर होता है ना, वो एक ऐसा रोटर होता है जिसमें जो कि 3 फेज एंड सिंगल फेज दोनों में वर्क करता है। इसे स्क्विरल केज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस ऐसी है जिसमें ना एक रोटेटिंग केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेड ऑफ बार्स होता है, ठीक है। जो रोटर है वो लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर्स कंसिस्ट करता है उसकी लेंथ के अलोंग, जिससे क्या है जो बार्स है ना, ये जो बार्स जो अभी बताया सिलेंड्रिक रोटेटिंग केज होते हैं जो कि बार्स से बना होता है, ये बार्स जो है एल्यूमिनियम और कॉपर के होते हैं और इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एट एंड बाय एंड रिंग्स। जब इससे ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई होती है ना, तो स्टार्टर वाइंडिंग्स इंडक्शन मोटर की क्या प्रोड्यूस करती हैं, आरएमएफ प्रोड्यूस करती हैं, जिससे क्या है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इंड्यूसेस अ करंट इन द रोटर, जिससे रोटर बार्स जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चले जाते हैं। जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ एंड करंट ऑफ द रोटर बार्स, इससे क्या है टॉर्क प्रोड्यूस होती है। द स्क्विरल केज रोटर इज वाइडली यूज्ड इन इंडक्शन मोटर्स क्योंकि ये सिंपल होता है एंड इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की नीड नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं वाउंड रोटर। वाउंड रोटर जो है ना, ये भी एक टाइप का रोटर है जो कि दोनों में 3 फेज एंड सिंगल फेज दोनों में यूज होता है। जैसे स्क्विरल केज में वाइंडिंग्स थी ना, वैसे इसमें वायर की वाइंडिंग होती है अराउंड इट्स कोर। ये सिंपल स्टार्टर है जिसमें एंड ऑफ रोटर वाइंडिंग्स जो है ना वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होती हैं, जो कि मेटल की रिंग्स होती हैं रोटर शाफ्ट पे लगी हुई। कार्बन ब्रशेस आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन द स्लिप रिंग्स। जो स्लिप रिंग्स हैं वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को अलाउ करते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं रोटर वाइंडिंग से। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है ना वो वैरी कर सकता है ड्यू टू द टॉर्क ऑफ द मोटर। नाउ जो वाउंड रोटर होता है ना, ये इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कि क्रेन्स में, हॉइस में और लार्ज फैंस में यूज किया जाता है वेयर द स्पीड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ रोटर। ऐसे ही हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है ना, ये इंडक्शन मोटर का स्टार्टर होता है जो कि सिंपल और इकोनॉमिकल है। इसमें क्या है, जो स्टार्टर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द वोल्टेज सप्लाई। इससे स्मॉल मोटर जो है ना अराउंड 5 किलोवाट रेटिंग के आर स्टार्टेड टू अवॉइड द सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जिससे क्या है सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन अवॉइड हो जाती है। सेकेंड होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है ना वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में बहुत कॉमन है एंड ये सारे मेथड्स में से वाइडली यूज्ड होता है। इसमें क्या है, जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्टेड स्टार्टर वाइंडिंग से रन करती है। एंड लास्ट वन इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो बोथ टाइप्स ऑफ कनेक्शन में यूज होता है, स्टार में भी और डेल्टा में भी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, ये यूज किस लिए होता है, इट इज यूज टू लिमिट द स्टार्टिंग कनेक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर। स्टार्टर से पता चल रहा है स्टार्टिंग कनेक्शन होगा, स्टार्टिंग कनेक्शन ऑफ मोटर को लिमिट करने के लिए यूज होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे हमारी यूनिट 3 ओवर हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट 4 स्टार्ट करनी है, विच इज ट्रांसफॉर्मर्स।
ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस used to transfer electrical energy between circuits through EMI by changing voltage but keeping constant current. ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन द सर्किट्स थ्रू ईएमआई, जिसमें क्या है, वोल्टेज चेंज होता है बट करंट को कांस्टेंट रखते हैं. कीपिंग पावर कांस्टेंट, सॉरी करंट नहीं, पावर को कांस्टेंट रखते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ऐसे ही करंट ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसमें वोल्टेज स्टेप अप होती है. एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कौन सा? जिसमें स्टेप डाउन वोल्टेज होती है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हेन AC flows through primary winding, a magnetic flux is produced around it, producing mutual EMI in secondary coil. ये क्या करता है? AC जो है वो फ्लो करता है थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, प्रोड्यूसिंग अ म्यूचुअल EMI इन द सेकेंडरी कॉइल. इससे क्या है? EMF इंड्यूस होता है इन सेकेंडरी कॉइल. नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल. वर्किंग प्रिंसिपल तो देख लिया था. नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें क्या है? कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर बनता है, जिसमें यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई, करंट I0, ये क्या होती है? कोर होती है. ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है. एंड ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है. इसके पार्ट्स में सबसे पहले आता है कोर. कोर हमने देखा, ये जो बाहर वाला जो बॉक्स था, इसे कहते हैं प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. ये क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है. इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. ये क्या है? सॉफ्ट आयरन से बना होता है कोर, और सिलिकॉन शीट से, जिससे क्या है? एडी करंट लॉस नहीं होता. कोर भी दो टाइप की होती है. एक होती है कोर टाइप, होती है एक शेल टाइप. कोर टाइप जो होती है ना, वो इस तरीके से जॉइंट होती है. जो शेल टाइप होती है, कोर टाइप में ना जो वाइंडिंग होती है वो अराउंड होती है. इसके वाइंडिंग्स आर सराउंड द कोर. कोर को सराउंड करती है वाइंडिंग्स. वेयर एज जो शेल टाइप होती है ना, उसमें जो कोर होता है वो वाइंडिंग को सराउंड करता है. ये कोर है जो कि वाइंडिंग को सराउंड करिए. ये क्या है? शेल टाइप है. और ये क्या है? कोर टाइप है. इसमें ना सिंगल मैग्नेटिक पाथ होता है और इसमें डबल मैग्नेटिक पाथ होता है शेल टाइप में. नेक्स्ट देखते हैं वाइंडिंग्स. वाइंडिंग्स क्या होता है? जो हमने देखा था कि वायर को अराउंड दैट कोर जो है उसे लपेटना, उसे कहते हैं वाइंडिंग. प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की वाइंडिंग होती है. नेक्स्ट इज
बुशिंग, बुशिंग क्या होता है? इंसुलेटेड टर्मिनल्स होते हैं थ्रू विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्शंस आर ब्रोट आउट सेफली, जिसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन को सेफली लेके आ सकते हैं। टैंक, टैंक क्या होता है? टैंक इज आउटर कंटेनर मेड ऑफ स्टील दैट होल्ड्स अदर पार्ट्स, जो कि अदर पार्ट्स को होल्ड करता है। एंड लास्ट वन इज ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि यूज होता है टू इमर्स ट्रांसफार्मर्स यूज्ड फॉर कूलिंग एंड इंसुलेशन, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए वर्क करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें? फर्स्ट वन हमने देखा था कोर, सेकंड हमने देखा था वाइंडिंग्स, थर्ड हमने देखा था बुशिंग्स, फोर्थ वन इज टैंक एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसफार्मर ऑयल। अब देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, इसमें नो ओमिक पावर लॉस होता है, पावर लॉस नहीं होता है इसमें। एक तो इसमें कोई आयरन लॉस नहीं होता, इसमें कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं होती, एंड कॉइल्स जो हैं प्योरली इंडक्टिव होते हैं। EMF equation of transformer. Next is EMF equation of transformers. EMF equation क्या होती है? सबसे पहले तो इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। ये होती है फ्लक्स एंड T इज टाइम, जो कि 1/f होता है। यहाँ पे 5 मैक्सिमम होती है एट T/4 टाइम T। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? del phi by del T, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं? phi m अपॉन 1/4f, as T/4 equal to 1/4f, which is equal to 4f phi m. Then EMF में EMF क्या होता है? n d phi by dt, जो हमारा d phi by dt आया उसको हम इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा EMF कितना आएगा? EMF विल बी 4f phi m into n, जिससे फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी क्या होती है? 100% होती है। दैट मीन्स कोई जीरो लॉस होता है, कोई लॉस ही नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर की रेशो क्या होगी? इवन एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी जो थी प्राइमरी कॉइल अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू स्पीड ऑफ प्राइमरी कॉइल, सॉरी स्पीड नहीं, number of turnings, turns in primary coils upon turns in secondary coils equal to 1/k. Also जो V1 है वोल्टेज सप्लाइड इक्वल टू EMF जनरेटेड के इक्वल होगा, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होगा, जिससे V1/V2 इक्वल टू I2/I1 निकाल सकते हैं, जिससे क्या है ट्रांसफार्मर की इक्वेशन बनती है विच इज E1/E2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1 विच इज इक्वल टू 1/K। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें जो V2 है वो V1 से बड़ा होता है। दैट मीन्स जो K होगा वो 1 से छोटा होगा
एंड फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर V1 V2 से बड़ा होता है, दैट मीन्स K जो है 1 से बड़ा होगा। आगे देखते हैं नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नो लोड कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर होता है ना, नो लोड कंडीशन, इसमें क्या है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उससे क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज उसके अंदर प्रेजेंट होती है उससे फ्लो करती है, बट सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ओपन सर्किट होता है नो लोड कंडीशन में, जिससे क्या है, प्राइमरी में वोल्टेज है तो स्मॉल करंट, बहुत छोटा करंट फ्लो करता है। दैट इज करंट के दो कंपोनेंट्स हो गए इसकी वजह से। फर्स्ट वन इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, सेकेंड इज वर्किंग आयरन लोड कंपोनेंट। जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है ना, वो मैग्नेटाइज कर देता है कोर को फॉर फ्लक्स प्रोडक्शन, वेयर जो वर्किंग आयरन लोड कंपोनेंट होता है ना, वो सप्लाई करता है आयरन लॉस को या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस को, ठीक है। जिससे क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई, then I equal to I naught cos phi. That means no load current is 2.5% of full load current. जो no load current होता है वो 2.5% होता है full load current के। अब क्या है, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। अभी हमने क्या देखा, जब लोड नहीं था, नो लोड कंडीशन। अब क्या देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। अब ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड जो होगा ना, तो उसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो लोड से कनेक्टेड होगी, और जो करंट है ना वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा। इससे क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर क्या है, पावर डिलीवर करेगा टू द लोड। अब I2 करंट जो है ना फ्लो करेगा थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे फ्लक्स जनरेट होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन फ्लक्स, एज ड्यू टू फ्लक्स जो जनरेट हुई वो एंड द मेन फ्लक्स रिड्यूसेस, जिससे क्या है, EMF भी रिड्यूस कर जाता है, जिससे क्या है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है फ्रॉम द सप्लाई टू मेंटेन मेन फ्लक्स। दिस लोड कैन बी ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के लोड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेसिस्टिव लोड, सेकेंड इज इंडक्टिव लोड, थर्ड इज कैपेसिटिव लोड। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स कौन से होते हैं, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि लॉसेस, इम्परफेक्शंस, ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं ड्यू टू रेसिस्टिव लीकेज ऑफ फ्लक्स। ये क्या है, इसमें इसके टाइप्स कौन से होते हैं, आयरन लॉस, ये ट्रांसफॉर्मर था ना। अब टाइप्स ऑफ लॉसेस देखते हैं। टाइप्स ऑफ लॉसेस, फर्स्ट वन इज आयरन लॉस या फिर कोर लॉस, जिसमें क्या है, कांस्टेंट लॉस होता है जो कि डिपेंड करता है ऑन लोड। फर्स्ट वन आयरन लॉस में क्या होता है, हिस्टेरिस लॉस होता है, एक हिस्टेरिस लॉस। ये क्या है, दिस इज ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन। जब बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन या फिर डीमैग्नेटाइजेशन होती है ना, उससे क्या है, हिस्टेरिस लॉस डेवलप होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ कोर पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे, और मटेरियल यूज्ड इन द कोर। इट टू रिड्यूस इट, मटेरियल्स जो कि नैरो होते हैं हिस्टेरिस लूप में, वो यूज़ किए जाते हैं। हिस्टेरिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बी मैक्स टू द पावर एक्स एफ बी, जहाँ पे एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, वी इज वॉल्यूम, एंड ईटा इज हिस्टेरिस कोएफिशिएंट, and Bmax is maximum value of flux density in the core, and Pn is hysteresis loss per second.
ये किस में निकलता है? जूल्स पर सेकेंड और वॉट में। नेक्स्ट होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कौन सा होता है? एडी करंट इज द स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट which flows through closed loops within the core producing power losses. Power loss produce करता है. To reduce eddy current losses, core is made of thin laminated sheets insulated from one another. इस वाले जो एडी करंट लॉस होता है ना, इसे रिड्यूस करने के लिए थिन लैमिनेटेड शीट्स का यूज होता है. कोर जो है वो उससे बनी होती है, थिन लैमिनेटेड शीट से, जो कि इंसुलेटेड होती है फ्रॉम वन अनदर. एडी करंट लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? के बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर. टी क्या है? टी क्या है? थिकनेस है किसकी? लैमिनेटेड कोर की. टी इज थिकनेस ऑफ लैमिनेटेड कोर. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉस कौन सा होता है? लॉस ड्यू टू ओमिक रेसिस्टेंस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ओमिक रेसिस्टेंस की वजह से जो लॉस होता है उसे कॉपर लॉस कहते हैं. कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए थिक लो रेसिस्टिव कॉपर वायर्स यूज होती हैं वाइंडिंग्स में. नाउ इसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? एफिशिएंसी कॉपर लॉस की फाइंड कर सकते हैं. पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट equal to P output upon P output plus P input into में 100. P क्या है? आयरन लॉस है. PI इज आयरन लॉस एंड P आउट जो PC था कॉपर लॉस है, जिससे क्या है? लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन होगी उसे बोलेंगे. अब देखते हैं पावर फैक्टर क्या होता है. पावर फैक्टर इज कॉस फाई. कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर इज कॉस फाई इक्वल टू रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, जिसमें पावर क्या होती है? वी आई कॉस फाई. देन नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन. नेक्स्ट इज वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन कौन सी होती है? इट इज द रेशियो ऑफ नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज टू नो लोड वोल्टेज. वी आर इक्वल टू V2 माइनस E2 अपॉन V2, जिसमें V2 क्या है? नो लोड वोल्टेज है एंड E2 इज फुल लोड वोल्टेज. परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू करेंगे 100 से. नेक्स्ट वन इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? हमने ऊपर भी देखा था कि इट इज अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन विच अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ. एक पार्ट ऑफ वाइंडिंग जो होती है दोनों को कॉमन होती है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी सर्किट को भी, जिसमें क्या है? सेम कॉइल इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट के लिए सेम कॉइल यूज होती है. देन अ टैप इज टेकन फॉर द वाइंडिंग्स टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वोल्टेज. एक टैप की नीड होती है टू फॉर वाइंडिंग्स टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द टैप पोजीशन. ऑटो ट्रांसफर क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है. इसकी वर्किंग क्या होती है? वर्किंग होती है जब एक सिंगल फेज AC एंड D टर्मिनल जो है वो आउटपुट और आउटपुट इज टेकन फ्रॉम CE टर्मिनल. तो इसकी पहले तो एक फिगर बना लेते हैं जिससे क्या है समझने में इजी होगा. ये क्या है? लोड है 1 2 3 4 5 6 B A. ये C है, ये I2 है, I2 ट्रेवल कर रहा है, ये D है, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है, ये I.
अब क्या है, इसमें एक सिंगल फेज AC में से, ये जो AC है ना, सिंगल फेज AC एंड D टर्मिनल, ये वाला जो D टर्मिनल है, एंड आउटपुट टेकन फ्रॉम CE टर्मिनल, आउटपुट जो है वो C एंड E टर्मिनल से लेते हैं। E टर्मिनल कहाँ पे है, C टर्मिनल गिरा, E टर्मिनल from CE terminal. This auto transformer will operate on step down transformer. ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे वर्क करेगा ये वाला ऑटो जो ट्रांसफॉर्मर है। बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग बिटवीन A एंड D के बीच में जो वाइंडिंग हुई है वो मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग C और D के बीच में जो वाइंडिंग है उससे ज़्यादा है। देन ऑन द अदर हैंड, जो सिंगल फेज AC सप्लाई कनेक्शन है बिटवीन B एंड D टर्मिनल्स, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम A एंड D टर्मिनल्स, A और D से आउटपुट लेते हैं। सेम ऑटो ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाउ बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग बिटवीन B एंड D is less than the number of turns in winding between A and D terminal, हम small variations ले सकते हैं in output voltage by taking the output from different tappings of the auto transformer. ठीक है, इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट टैपिंग से वोल्टेज लेके, आउटपुट वोल्टेज लेके हम स्मॉल वेरिएशंस कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, रिक्वायर्स लेस वाइंडिंग मटेरियल, स्मॉल इन साइज होता है, चीप होता है, एफिशिएंसी हाई होती है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी, यूज टू ऑब्टेन AC वोल्टेज, बूस्ट AC मेन्स बाय स्मॉल अमाउंट एंड टू स्टार्ट इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, जिसमें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है। इसमें 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, हम एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज कर लेते हैं, विच कैन बी यूज एज बिल्ट अ सिंगल यूनिट विथ 3 वाइंडिंग्स ऑन अ कॉमन कोर। एक ही कॉमन कोर के ऊपर हम 3 वाइंडिंग्स कर देते हैं और एज 3 सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्टेड टुगेदर। या तो एक ही कोर के ऊपर 3 वाइंडिंग्स होती हैं या फिर 3 अलग अलग सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट कर देते हैं। एडवांटेज क्या होती है ऑफ यूजिंग, एफिशिएंट क्या होता है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, जो सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है उसको यूज करना रैदर देन यूजिंग डिफरेंट 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स। तो यूजिंग 3 1 फेज ट्रांसफॉर्मर, 3 1 फेज ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करना या फिर सिंगल 3 फेज को यूज करना, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हाई KVA रेटिंग होती है और इसमें क्या है, लेस स्पेस होता है, टेक्स लेस स्पेस। देन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ना इसकी 3 1 फेज ट्रांसफॉर्मर की, मोर कन्वीनियंट होती है, मोर कन्वीनियंट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी ये जो सिंगल फेज होता है लाइट होता है, चीप होता है एंड स्मॉल होता है। देन जो 1 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है ये गेट्स डैमेज, तो अगर एक वन ट्रांसफॉर्मर गेट्स डैमेज्ड, अदर 2 स्टिल वर्क्स। लेकिन अगर ये वाले में हुआ ऐसा तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है मोर एफिशिएंट होता है, 3 फेज वाला। नेक्स्ट क्या है,
कनेक्शंस कौन से होते हैं? 3 कनेक्शन होते हैं, हमने पढ़ा था स्टार, जिसमें दोनों बोथ स्टार होते हैं, डेल्टा, डेल्टा में बोथ डेल्टा होते हैं, देन एक होता है डेल्टा स्टार, एक होता है स्टार डेल्टा। तो जिसमें बोथ स्टार कनेक्शन होता है ना, इसमें क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर एक दूसरे के साथ स्टार में कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है, √3 टाइम फेज वोल्टेज होती है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होती है, जिसमें वोल्टेज रेशो क्या होगी, स्टार में वोल्टेज रेशो होगी √3 Vp2 अपॉन √3 Vp1 विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, जिसमें VL क्या है, Vp क्या है, फेज वोल्टेज है, और इसमें क्या है, VL2 अपॉन VL1, VL इज लाइन वोल्टेज। ऐसे ही दोनों डेल्टा जो होता है उसमें भी सेम है, डेल्टा में कनेक्टेड होते हैं दोनों ट्रांसफॉर्मर्स। देन डेल्टा स्टार में एक डेल्टा में होता है और एक स्टार में कनेक्शन होता है, जिसमें वोल्टेज का क्या होगा, डेल्टा स्टार में आउटपुट लाइन वोल्टेज जो है 3 टाइम्स होता है आउटपुट फेज वोल्टेज के, जिसमें वोल्टेज की रेशो क्या होगी, VL2 अपॉन VL1 इक्वल टू 3 Vp2 अपॉन Vp1 विच इज इक्वल टू 3N2 अपॉन N। ऐसे ही स्टार डेल्टा कनेक्शन जो होता है ना, इसमें आउटपुट लाइन करंट जो है √3 टाइम हो जाता है आउटपुट फेज वोल्टेज के, जिससे क्या है, ये क्या है, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा में VL2 अपॉन VL1 इक्वल टू Vp2 अपॉन √3 Vp1 इक्वल टू N2 अपॉन √3 N1। अब क्या है, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, डिवाइस विच इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, डिवाइस विद विच वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है सेकेंडरी। एब्सोल्यूट जो होता है ना, इसमें इट डिटरमाइंस द मेजर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टेंट्स एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और कॉन्स्टेंट से मेजर करता है क्वांटिटी को। और जो सेकेंडरी होता है ना, इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कैलकुलेट करता है। सेकेंडरी में ना 3 होते हैं, एक होता है इंडिकेटिंग, जो कि क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है। देन इज रिकॉर्डिंग, ये क्या है, कंटिन्यूस टाइम बेस्ड रिकॉर्ड शो करता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट मतलब ये टोटल जो होगी ना वैल्यू क्वांटिटी की, वो कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क। टॉर्क होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग। सेकेंड इज डैम्पिंग, थर्ड इज कंट्रोलिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ना, ये जो पॉइंटर होता है वो जब 0 से दूर हो जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, उसे कहते हैं। डैम्पिंग टॉर्क होती है जो कि स्टॉप करती है वाइब्रेशंस कॉज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर। एंड कंट्रोलिंग कौन सा होता है, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करता है। नेक्स्ट इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक सॉफ्ट आयरन पीस इज अटैच टू अ स्पिंडल, इसे स्पिंडल से अटैच कर देते हैं और इसे होलो फिक्स्ड कॉइल में प्लेस कर देते हैं। द पॉइंटर एंड अ स्मॉल बैलेंसिंग वेट आर ऑल्सो फिक्स टू द स्पिंडल, स्पिंडल के साथ बैलेंसिंग वेट को भी फिक्स कर देते हैं, जो कि स्मूथ ज्वेल्ड बेयरिंग्स को सपोर्ट करता है। एयर फ्रिक्शन को यूज करते हैं टू स्लो डाउन एंड स्टीडी द पॉइंटर मूवमेंट।
इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द करंट टू बी मेजर्ड फ्लो थ्रू द फिक्स्ड कॉइल क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट जो पास होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा जो कि फिक्स्ड होगी फिक्स्ड कॉइल से। जो फील्ड है वो मैग्नेटाइज होगी द मूविंग आयरन कोर को, जो कि अट्रैक्शन कॉज करेगी बिटवीन टू एंड प्रोड्यूसिंग अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। सिंस द मूविंग आयरन इज अटैच्ड टू स्पिंडल, जो स्पिंडल है ना वो फिर रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा और पॉइंटर मूव करेगा ऑन द स्केल, जिससे क्या है डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा करंट पे कॉइल के अंदर। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी? चीप होता है, कैन बी यूज्ड in both AC and DC, less friction error, then next is simple construction। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? डिसएडवांटेज हो जाएगी कि ये एडी करंट लॉस होता है, इसमें एडी करंट लॉस होता है, यूनिफॉर्म स्केल पे वर्क नहीं करता, नॉट uniform scale, then consumes more power। next is repulsion type। रिपल्शन टाइप जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हॉलो फिक्स्ड आयरन अटैच टू अ मूविंग आयरन कनेक्टेड टू द स्पिंडल, स्पिंडल से कनेक्टेड मूविंग आयरन से होलो फिक्स्ड आयरन अटैच होता है, और जो पॉइंटर होता है ना वो स्पिंडल से अटैच्ड होता है, जो कि ज्वेल्ड बेयरिंग्स को सपोर्ट करता है। इसका भी सेम ही प्रिंसिपल होता है जो ऊपर देखा था। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के, वो सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट्स। टॉर्क ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट्स, एमआई इंस्ट्रूमेंट्स में टॉर्क कौन सी होती है? फोर्स पुलिंग द आयरन डिस्क डिपेंडिंग ऑन, फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या है, जो फोर्स है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जिससे क्या है एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है। देन जो डिफ्लेक्शन ऑफ आयरन डिस्क होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट के। तो आयरन डिस्क की डिफ्लेक्शन को हम थीटा कहते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, which is directly proportional to I square। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हमने देखा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था ना, सेम उसी की ही कंस्ट्रक्शन है जो हमने 12th में देखी थी। इससे क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसमें इसका ये किस पे होता है? पीएमएम से इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉइल प्रोड्यूस करता है टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, टॉर्क क्या होता है? BINA, जिसमें एडवांटेजेस क्या होती हैं? टॉर्क हाई है, लेस पावर कंजम्पशन। डिसएडवांटेज क्या होती है? हाई कॉस्ट, वर्क्स ऑन डीसी, एक होता है डायनामोमीटर, लास्ट वन इज डायनामोमीटर। डायनामोमीटर क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड कॉइल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। एक फिक्स कॉइल होती है जिसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या है जो मूविंग कॉइल जो है वो प्लेस होती है बिटवीन हाफ एंड फिक्स कॉइल, जिससे क्या है फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स जो हैं वो एयर कोड हो जाती हैं और जो हिस्टेरिस इफेक्ट है ना वो जीरो हो जाता है। तो जो पॉइंटर है ना वो स्पिंडल से अटैच होता है। नॉन मेटेलिक फॉर्मर द मूविंग कॉइल इज बाउंडेड।
नॉन मेटेलिक फॉर्मर में मूविंग कॉइल वाउंडेड होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल होता है जो करंट है ना, प्रिंसिपल कहता है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द फिक्स्ड कॉइल it creates a magnetic field whose strength depends on current। जिसमें क्या है ना, जो मूविंग कॉइल है वो फिक्स्ड कॉइल के बीच में रखी जाती है, जिससे क्या मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑफ दीज फील्ड्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, जिससे क्या है पॉइंटर मूव करेगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, AC DC दोनों पे वर्क करता है। AC के साथ करंट फिक्स्ड कॉइल रिवर्स कर देगा, करंट इन द फिक्स्ड कॉइल रिवर्सेस, और जो करंट है मूविंग कॉइल में वो भी रिवर्स कर जाएगा। तो टॉर्क सेम रहेगी, डायरेक्शन सिंस सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा टॉर्क जो होगा, सिंस बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड ईदर इन सीरीज और पैरेलल, या तो सीरीज में कनेक्टेड होगा या पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो ये था ट्रांसफॉर्मर्स का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद देखते हैं PYQ। तो सबसे पहला PYQ क्या है? अ 3-phase 4-pole इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ 3-phase 50 Hz AC supply. Calculate synchronous speed, rotor speed when slip is 4% and the rotor frequency when rotor runs at 600 RPM. सबसे पहले फर्स्ट में क्या बोला है? सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। तो गिवन डेटा क्या है हमें? नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 4 हैं, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? 120 F/P, दैट मीन्स 120 इंटू 50 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1500 RPM। देन सेकेंड हमें क्या बोला है कि रोटर स्पीड निकालनी है जब स्लिप जो है 4% है। तो रोटर स्पीड NR इक्वल्स टू NS 1 माइनस S, ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड रोटर स्पीड। तो NR इक्वल टू, जब S जो है NS, इसमें जो S है वो 4% गिवन है, रोटर स्पीड में जो स्लिप है वो 4% गिवन है। तो NS क्या है? 1500 अभी हमने सॉल्व करके निकाला था, 1 माइनस 0.04 which is equal to 1440 RPM. Then third one is we have to find the rotor frequency when rotor runs at 600 RPM. तो S equal to NS minus NR, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपॉन में NS, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? S इंटू F होती है, इसलिए हमें S निकालना पड़ेगा। S क्या है? NS सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड विच इज इक्वल टू 0.6। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर कितनी आएगी? S इंटू F विच इज इक्वल टू 0.6 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC जनरेटर्स विद सूटेबल सर्किट डायग्राम्स। ये हमने ऊपर नोट्स में देख लिया था, तो ये क्वेश्चन वहीं से होगा सेम वैसे ही। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो 4 पोल है, लॉन्ग शंट है, लैप बाउंड जनरेटर सप्लाइज 25 kV एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 500 V। जो आर्मेचर रेसिस्टेंस है वो 0.03 ओम्स है, सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस है 0.042 ओम्स एंड शंट फील्ड रेसिस्टेंस जो है वो 200 ओम है। ब्रश ड्रॉप जो है 1 V ले सकते हैं। डिटरमाइन करना है EMF जनरेटेड। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। गिवन में पावर गिवन है, आउटसाइड आउटपुट पावर इज 25 kW विच इज़ इक्वल टू 25,000 वॉट्स। वोल्टेज कितनी गिवन है? 500 V। रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर इज 0.03 ओम्स। सीरीज रेसिस्टेंस हमें गिवन है 0.042 ओम्स। शंट रेसिस्टेंस गिवन है 200 ओम एंड ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज गिवन एज 1 V। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द EMF जनरेटेड, जिसके लिए सबसे पहले हम लाइन करंट निकालेंगे। तो लाइन करंट इज इक्वल टू P आउटपुट अपॉन V। P आउटपुट कितना है? 25,000 अपॉन 500 विच इज़ इक्वल टू 50 एम्पियर का हमें लाइन करंट मिलेगा। इससे क्या है, अब हम निकालेंगे शंट फील्ड करंट।
अब निकालना है शंट फील्ड करंट, ISH विच इज इक्वल टू V बाय RSH, 500 अपॉन 200, 500 अपॉन 200 इक्वल टू 2.5 एम्पियर. देन नेक्स्ट इज टोटल आर्मेचर करंट निकालिए. टोटल आर्मेचर करंट हमारे पास कितना आया, जो हमने निकाला लाइन करंट प्लस शंट का करंट विच इज इक्वल टू 50 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 52.5 एम्पियर्स. देन EMF जनरेटेड क्या होगा, EMF जनरेटेड किसके इक्वल होगा, V प्लस आई ए इंटू RA प्लस R सीरीज वाला प्लस में ब्रश ड्रॉप. तो इसमें EG जो हमने निकाला EMF जनरेटेड 500 प्लस 52.5 इंटू 0.03 प्लस 0.042 प्लस में गया 1 विच इज इक्वल टू 505.78 वोल्ट्स. ये हमने निकाल लिया EMF जनरेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल DC शंट मोटर, एक्सप्लेन देम ब्रीफली विद रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हमने ऊपर देख लिया था, एक होता है शंट कंट्रोल, एक होता है आर्मेचर कंट्रोल. दोनों मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए थे. ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं दैट इज 500 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसका रेजिस्टेंस है 0.4 ओम एंड 0.0015 ओम रिस्पेक्टिवली. प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज है 600V एंड 400V, 6000V एंड 400V. आयरन लॉस क्या है 3.2 किलोवाट है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फुल लोड, हाफ लोड, रेसिस्टेंस एंड फुल लोड एंड हाफ लोड कैलकुलेट करना है, जिसमें पावर फैक्टर क्या लेना है 0.8. तो सबसे पहले फुल लोड के लिए प्राइमरी करंट फॉर फुल लोड, फर्स्ट वन फुल लोड के लिए प्राइमरी करंट निकालेंगे. प्राइमरी करंट इज I1 रेटिंग अपॉन में V1. रेटिंग क्या है 500 किलोवाट, जो में 5 kVA दिया है उसे बोलते हैं रेटिंग. 500 इंटू 10⁻³ VA अपॉन 6000V विच इज इक्वल टू 83.33 एम्पियर्स. नेक्स्ट हमें निकालना है सेकेंडरी करंट. सेकेंडरी करंट क्या है, रेटिंग अपॉन में V2, kVA अपॉन में V2, 500 इंटू 10⁻³ VA अपॉन 400 विच इज इक्वल टू 1250 एम्पियर्स. नाउ हमें क्या निकालना है फुल लोड के लिए. तो फुल लोड के लिए कॉपर लॉस होगा I² R प्लस I1² R1 प्लस I2² R2, जिसमें क्या होगा PCU इक्वल टू 83.33 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 1250 का स्क्वायर इंटू 0.0015 which will be equal to 277.78 watt plus 2343.75 watts which is further equal to 5121.53 watts. ऐसे ही फुल लोड के लिए निकलेगा आउटपुट पावर एट फुल लोड निकलेगा. आउटपुट पावर निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे टोटल लॉस, फिर उससे क्या है एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी के बाद पावर आउटपुट में जो हाफ की थी वो उसके अंदर पावर वाले फॉर्मूला में पुट करके पावर निकालेंगे, करंट निकालेंगे. देन इससे क्या है हम एफिशिएंसी निकालेंगे फॉर बोथ द करंट्स, फॉर बोथ हाफ एंड फुल लोड के लिए. तो ये हम ऊपर देख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है. यहाँ पे देखते हैं. तो अब निकालते हैं फुल लोड के लिए. फुल लोड के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा था, पावर निकाली थी कॉपर लॉस की फुल लोड के लिए. ये जो पावर थी वो कॉपर लॉस की थी, ये वाली, ये जो निकाली थी. और हमने ऊपर फुल लोड के लिए क्या निकाला था, करंट निकाला था.
अब हम क्या करेंगे, फुल लोड के लिए एफिशिएंसी निकालेंगे। फुल लोड के लिए एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, पावर ऑफ आउटपुट विच इज इक्वल टू 500 इंटू 0.8 विच इज इक्वल टू 400 किलोवाट, जिससे टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस क्या होगा, 3.2 प्लस 5.12 विच इज इक्वल टू 8.32 किलोवाट्स। तो एफिशिएंसी क्या होती है, पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस टोटल लॉस इनटू में 100, जो कि आया हमारा इक्वल टू 400 अपॉन 400 प्लस 5.1278 सॉरी 1 पॉइंट, ये है 8.32 इंटू में 100 विच इज इक्वल टू 97.96%। नाउ हाफ लोड के लिए एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, पहले पावर निकालते हैं हाफ के लिए। 0.5 इंटू 500 kVA इंटू 0.8 विच इज इक्वल टू 200 किलोवाट, ये पावर निकल आई। अब CU के लिए निकालते हैं, कॉपर के लिए 0.5 का स्क्वायर इंटू में 5.12 विच इज इक्वल टू 1.28 किलोवाट। टोटल लॉस कितना आएगा, 3.2 प्लस 1.28 विच इज इक्वल टू 4.48 किलोवाट। इससे निकालेंगे एफिशिएंसी हाफ लोड की, 200 अपॉन 200 प्लस में जो टोटल लॉस था वो 4.48 इंटू में किया 100 विच इज इक्वल टू 97.81%। क्या निकाली हमने, एफिशिएंसी निकाली। इसके बाद ऊपर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट PMMC, जो हमने देखा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, जो हमने देखा था मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, वही सेम आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है a 200 kVA single phase transformer has 1000 turns in primary and 600 turns in secondary. Primary winding is supplied from a 440V 50 Hz source. Find source voltage at no load, primary and secondary voltage secondary current at full load. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड। तीन चीज़ें निकालनी है, सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड फर्स्ट वन। तो हमने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर के लिए इक्वेशन क्या थी, V2/V1 इक्वल टू N2/N1। तो V2 निकालना है, V1 इंटू N2/N1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 440 इंटू 440 क्या है हमारे पास, V1 है, N2 क्या है हमारे पास 600 है, एंड N1 क्या है 1000 है। जिसे सॉल्व करा हमें V2 की वैल्यू कितनी मिली, 264 वोल्ट्स। नाउ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट एट फुल लोड, ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्राइमरी करंट कैसे निकलेगा, I1 इक्वल टू S अपॉन V1। S क्या है, S इज 200 kVA सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ VA अपॉन 440। I1 क्या निकलेगा, 454.55 एम्पियर के इक्वल। नाउ फॉर सेकेंडरी में क्या है, हम V2 से निकालेंगे, S अपॉन V2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ अपॉन में V2 कितना है, 264 है, अभी हमने निकाला था। सॉल्व करेंगे, I2 निकलेगा हमारा 757.58 एम्पियर के इक्वल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर लॉसेस अकरिंग इन ट्रांसफार्मर, ये भी हमने देख ही लिया था। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ DC मोटर सूटेबल स्कीमेटिक, ये भी ऊपर हमने देख लिया था। नेक्स्ट इज अ DC शंट जनरेटर हैज़ एन इंड्यूस्ड वोल्टेज of 220 V on open circuit. When the machine is on load, the voltage is 200 V. Find the load current if the field resistance is 100 ohm and armature resistance is 0.2 ohm.
इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शंट फील्ड करंट निकालते हैं। एज हमें लोड करंट निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें शंट फील्ड करंट निकालना पड़ेगा। तो ISH इज इक्वल टू V अपॉन RSH। ISH शंट करंट क्या है, इक्वल टू V क्या है हमारे पास गिवन है 200 V वोल्टेज अपॉन में R शंट जो रेसिस्टेंस गिवन है शंट का दैट इज 100 ओम इक्वल टू 2 एम्पियर। I क्या निकला, 2 एम्पियर निकला। नाउ वी हैव टू फाइंड EMF जनरेटेड। EMF जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था, V प्लस IA करंट ऑफ आर्मेचर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट ऑफ आर्मेचर। करंट ऑफ आर्मेचर क्या निकलेगा, 220 माइनस 200 अपॉन 0.2 ओम। 220 क्या है, 220 इज EMF जनरेटेड, V इज 200 एंड R इज 0.2 विच इज इक्वल टू 100 एम्पियर्स। जहाँ से हम फाइनल लोड करंट निकालेंगे IL विच इज इक्वल टू IA माइनस ISH। आर्मेचर का करंट में से शंट के करंट को निकाल देंगे तो हमें लोड करंट मिल जाएगा। IL इक्वल टू 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 एम्पियर। 98 एम्पियर इज द लोड करंट। आगे देखते हैं, classify the starting methods of 3-phase induction motor and discuss star delta method in detail with suitable diagram। ये भी हमने देख लिया था। आगे देखते हैं, explain the construction of working single phase transformer, ये भी देख लिया था। compose the following phasor कनेक्शन ऑफ 3-phase ट्रांसफार्मर। 3-phase ट्रांसफार्मर के फेजर कनेक्शन देखने हैं, ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, YD11। YD11 का मतलब है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन है विच इज 30 डिग्री लीड में है, ठीक है, जिसमें क्या है, प्राइमरी कनेक्टेड होगा इन स्टार, सेकेंडरी कनेक्टेड होगा इन डेल्टा एंड फेजर शिफ्ट क्या होगी, फेजर या फेज शिफ्ट क्या होगी, वोल्टेज क्या है, लीड करेगा, वी लीड बाय 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है DD6। DD6 मीन्स डेल्टा एट 180 डिग्री लैग। डेल्टा में होगा तो दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हैं वो डेल्टा में कनेक्टेड होंगे एंड इसका जो फेज होगा वो 6 o'clock, दैट मीन्स 180 डिग्री से लैग करेगा वोल्टेज जो है। नाउ नेक्स्ट बोला है हमें YD1। YD1 का मतलब है कि जो कनेक्शंस हैं उसमें प्राइमरी क्या है, स्टार है, सेकेंडरी क्या है, डेल्टा है एंड 1 का मतलब क्या होगा, 1 o'clock, दैट मीन्स जो फेज है वो लैग कर रहा है बाय 30 डिग्रीज। फर्स्ट वाले में 1 था, दैट इज 11 o'clock, जिससे क्या है, लीड करेगा, और अगर 1 है तो मतलब लैग कर रहा है। ये समझने की चीज है। YD11 is Y star, D is delta, 1 is 11 o'clock which is lead मतलब 30 डिग्री से लीड कर रहा है। ऐसे ही DD6 एंड YD1 होगा। आगे देखते हैं, illustrate the construction and working of the following, ये भी देख लिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। A transformer has its maximum efficiency of 0.975 at 20 kVA at unity power factor. During the day it is loaded as follows. ये हमें कुछ दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, ऑल डे एफिशिएंसी निकालनी है। तो ऑल डे एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द आयरन लॉसेस P1 एंड कॉपर लॉसेस PCU। इसके लिए आयरन लॉस क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। हमें क्या बोला, मैक्सिमम एफिशिएंसी बोलिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होती है ना, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे
मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे आयरन लॉस जो है कॉपर लॉस के इक्वल हो जाता है। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या होगी 0.975 एट 20 kVA, जो कि आउटपुट उसके आउटपुट पावर के इक्वल होगी, दैट इज 20 किलोवाट। तो हमें टोटल लॉस निकालना है। टोटल लॉस के लिए हम क्या करेंगे, पी आउटपुट अपॉन में एफिशिएंसी माइनस पी आउटपुट विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.975 माइनस 20, जो कि किसके इक्वल आएगा 0.5128 किलोवाट्स के, जिसमें एस पी आई जो था वो पी सी यू के इक्वल था मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो पावर दोनों में आयरन लॉस और कॉपर लॉस में इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.2564 किलोवाट्स। ये कैसे आया, एस पी आई इक्वल टू जो पावर हमने निकाली टोटल लॉस अपॉन में 2, तो ये कितनी निकली 0.2564 किलोवाट्स के इक्वल, जिससे हमने क्या निकाला, हमें क्या निकालनी है, टोटल आयरन लॉस निकालना है। तो हमने टोटल आयरन लॉस निकालने के लिए हमने क्या निकाल लिया, टोटल पावर निकाल ली, जो टोटल लॉस हुआ, जो कि दोनों में इक्वल था, आउटपुट में भी इनपुट में भी, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल आयरन लॉस पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो जो टोटल जो पावर हुई, टोटल पावर जो कि दोनों के इक्वल थी, दैट इज 0.2564 इंटू में 24 करा हमने, तो हमें कितना मिला 6.154 किलोवाट्स। ये हो गई पूरे दिन में जो पावर एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी निकाली है ना, ऑल डे एफिशिएंसी इक्वल हो गई पावर इंटू पावर नहीं सॉरी लॉस इंटू में 24 आवर्स, जिससे हमें क्या मिला 6.154 किलोवाट्स। अभी पहले हमने क्या देखा था, दोनों चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखी थी, एंड देन हमने सारे PYQs देखे थे फ्रॉम यूनिट 3 एंड यूनिट 4। होप आप सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। विशिंग यू द गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।